चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग प्राचीन भारत जो चल रहा है, प्राचीन इतिहास जो चल रहा है, उसमें 175 तक करवा दिया गया है। अब कौन सा बुक से चल रहा है, तो हम आपको बता दें कि यही ऑल बिहार किरण प्रकाशन का है। इसी बुक से अभी रिवीजन चल रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एग्जाम सामने है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कशन कराया जा रहा है। ये ऑल इन ऑल बिहार का कोई भी एग्जाम है, उसमें ये बुक बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, प्राचीन इतिहास चल रहा है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग कितना कर लिए हैं, 175 तक कर लिए हैं, 176 से कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग बिना देरी के क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप लोग फटाफट पेन कॉपी निकालिए और किताब भी निकाल लीजिए, और 175 के बाद हम लोग 176 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरे तरीके से तैयारी हो पाएगा और संपूर्ण जानकारी हो पाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखिएगा, और पीछे वाला बहुत सारा वीडियो जो बनाए हैं प्राचीन इतिहास पे, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो फिर आपका संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, 176 नंबर सवाल है कि मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी। मगध जानते हैं ना, उस जमाने में मगध बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज था। क्या था? गिरिब्रज। मगध की आरंभिक राजधानी क्या था? मगध जो था ना, उसका आरंभिक राजधानी था गिरिब्रज। कौन था? गिरिब्रज। तो मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था, प्रारंभिक नाम था, क्या नाम था? गिरिब्रज था। तो मगध की आरंभिक राजधानी क्या हो गया? गिरिब्रज हो गया। 176 नंबर का 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 177 नंबर में निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो आपको मालूम है कि विष्णु जी का 10 गो अवतार था। टोटल कितना अवतार था? विष्णु जी का टोटल जो अवतार था, विष्णु जी का टोटल अवतार कितना था? तो आप बोलते हैं 10। कितना? 10। उसमें मत्स्य था, उसमें मत्स्य अवतार था, और कूर्म भी था, परशुराम भी था, लेकिन जो दधीची लिखा हुआ है वो 10 अवतार में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आइए 178 में, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा के लोग तांबा जानते थे, सोना जानते थे, कांसा जानते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा के लोग किस किस चीज का जानकारी नहीं रखते थे। तो नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा के जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो गाय से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित नहीं थे। उनके समय में गाय के बारे में वो नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। सेकेंड, हड़प्पा के लोग गाय के बारे में आपको नहीं जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, है ना। मंदिर के बारे में उनके पास जानकारी नहीं था, मंदिर के बारे में उनके पास नॉलेज नहीं था। तो हड़प्पा के लोग गाय से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा सभ्यता को ही बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को ही बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है 179 नंबर। तो तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर में जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम। क्या करवाया था? राजराज प्रथम। तो तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया था। एक 180 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंदागिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ जुड़ा हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे, लेकिन किनके कहने पे? भद्रबाहु के कहने पे। याद आया? भद्रबाहु जो जैन धर्म के दिगंबर को मानते थे, है ना। भद्रबाहु का कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है ना 12 साल का अकाल पड़ गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे तो उनके समय में 12 साल का अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु का कहना था
कि ये अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रायश्चित से आपको इस पाप से प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आपको जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। फिर भद्रबाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाएगा और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखन विधि से अपनी प्राण को त्याग कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। 180 नंबर का आंसर क्या होगा? भद्रबाहु हो जाएगा। 181 नंबर है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पे हुआ था, जिसका नया नाम फल्गु नदी हो गया है, और वहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रबर डैम। 182 नंबर सवाल है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? आपको मालूम है कि मगध में एक वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बोलते थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार टोटल 52 वर्ष तक राज किया था। कितना तक? 52 वर्ष तक राज किया था। इसीलिए इनका जो बेटा था अजात शत्रु, अजात शत्रु था, इनको मार देगा और राजा बन जाएगा। फिर अजात शत्रु का बेटा कौन था? तो उसका बेटा का नाम था उदयन, और फिर उदयन ने अजात शत्रु को मार देगा और फिर ये शासक बनेगा। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि पिता को मार मार कर वंश बना, आगे राजा बना है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो बिंबिसार, बिंबिसार हो जाएगा। 183 नंबर है गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है, आपको भी मालूम है, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, तो ये भी नोट करना है। 184 नंबर प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविज्ञान विहार जो है वो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। पाली रिसर्च होता है, इसके लिए वो विख्यात है। 185 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिसे ही बोलते विष्णुगुप्त और उसे ही कहते कौटिल्य। वो किनका गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अस्त्र का ज्ञान देने वाले, शस्त्र का ज्ञान देने वाले, कूटनीतिक विद्या देने वाले कौन थे? यही था चाणक्य। अगला 186 नंबर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो आपको मालूम है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था, तो ये भी नोट कर लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी नोट करना है आपको, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था और मैडम ब्लावत्स्की किया था। मैडम ब्लावत्स्की किया था, तो मैडम ब्लावत्स्की ने इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। और एक और नाम था कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट था, कर्नल ऑलकॉट था। तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 187 नंबर में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा था ना वो प्राकृत था। अशोक ने शिलालेख छपवाया था, शिलालेख के बारे में कल बताए थे कि अशोक का जो शिलालेख था वो अधिकतर जो था ना वो प्राकृत भाषा में छपा होता था, तो ये भी नोट करिएगा। हम कल बता दिए थे शिलालेख क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में हम कवर कर दिए थे। जो बच्चे नहीं देखे उनको पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, 188 नंबर, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना किया था? आपको मालूम है कि अश्वघोष ने सूत्रालंकार पुस्तक का रचना किया था। अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक? सूत्रालंकार पुस्तक की रचना किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर, सम्राट अशोक के शहबाज गढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन थी? आपको मालूम है कि अशोक के शहबाज गढ़ी वाला पूछा है, तो शहबाज गढ़ी वाला अरमाइक था। कौन था? अरमाइक था, ये भी नोट करना है। फिर आगे 190 नंबर में बोला है कि शक समन का प्रारंभ कब हुआ था? आपको मालूम है कि हमारी सरकार कौन सा कैलेंडर जारी करता है? शक समन जारी करता है, तो 78 ईस्वी हो जाएगा। शक समन कब शुरू हुआ था? तो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। 190 नंबर, शक समन कब शुरू हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। 191 नंबर, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में पथ विभाग मतलब जो रोड, जो आज के डेट में सड़क परिवहन मंत्री होता है, उसी के समय में पथ विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो एग्रोनोमाई होता था। कौन होता था? एग्रोनोमाई। पथ कहे तो सड़क निर्माण, पथ डिपार्टमेंट, पथ निर्माण का जो प्रमुख होता था ना, उसका नाम क्या था? तो पथ निर्माण का जो प्रमुख होता था उसका नाम था एग्रोनोमाई था। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या बोलते हैं एग्रोनोमाई, इसमें और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष था ना, वो भूमि विभाग का अध्यक्ष होता था। भूमि विभाग, तो भूमि विभाग का अध्यक्ष कौन था? भूमि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता था। तो ये कुछ बात ध्यान में रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? एग्रोनोमाई हो जाएगा। आगे 192 नंबर, द्रविड़ वैष्णव संत को क्या कहते थे? तो द्रविड़ वैष्णव संत को अलवार कहते थे। क्या कहते थे? अलवार कहते थे। 193 नंबर सवाल है कि सैंडप सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्तर से प्राप्त हुए? तो सैंडप सभ्यता काल में जो श्रृंगार पेटी होता था ना, वो चनहुद्रों से प्राप्त होता था। कहां से? चनहुद्रों से। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो अगर बोलेगा ना काले रंग, क्या बोलेगा? ये श्रृंगार बक्स की बात करेगा, श्रृंगार बक्स की बात करेगा, तो चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। जो श्रृंगार बक्स है ना, ये जो श्रृंगार बक्स की बात है, श्रृंगार जो बक्स है वो चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि श्रृंगार बक्स चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा कि सैंडप सभ्यता काल में श्रृंगार की जो पेटी था, श्रृंगार बक्स जो था, वो चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुआ था और जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़िएगा। और कोई बोलेगा ना कि कालीबंगा की खोज कौन किया था, तो कहिएगा बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा की खोज कौन किया था? कहीं बोलेगा कि कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? तो कहिएगा काले रंग की चूड़ी। काले रंग की, इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी होता है। अगर आपसे बोलेगा कि कालीबंगा से और क्या मिला है, तो जोते हुए खेत का प्रमाण। जोते हुए खेत का प्रमाण यहीं से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से? कालीबंगा से। और कालीबंगा की जो खोज किया था ना, वो दो लोग किया था। एक किया था बीके थापर, और एक किया था कौन? एक किया था बीके थापर और एक किया था बीबी लाल। तो दो लोग थे, एक बीबी लाल थे और बीके थापर थे। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आपका शादी हुआ तो आपकी पत्नी बोली कि ये जी काले रंग की चूड़ी लाइएगा मेरे लिए। जब आपका शादी होगा तो आपकी पत्नी आपको क्या बोला कि ए जी आप मेरे लिए
काले रंग की चूड़ी लेके आइएगा। आप मार्केट गए और आप भूल गए और आप उनके लिए लाल रंग का चूड़ी ले आए। क्या ले आए? लाल रंग का चूड़ी। तो बीवी क्या हो गई? गुस्सा से लाल हो गई। गुस्सा से क्या हो गई? लाल हो गई। तो बीवी लाल, गुस्सा से क्या हो गई? लाल हो गई और आपको थप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। तो बी के थापड़, बी के थापड़ याद कैसे रखेंगे भाई? काली बंगा। तो काली बंगा जब आपका शादी हुआ तो आपकी पत्नी बताई कि काले रंग की चूड़ी लाइएगा, क्योंकि काली बंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। तो आपकी पत्नी बताया कि आप हमारे लिए काले रंग की चूड़ी लाइएगा, लेकिन आप मार्केट गए और आप भूल गए और आप लेके आ गए लाल रंग की चूड़ी। जैसे आपकी पत्नी देखता है कि हम बोले थे काले रंग की चूड़ी लाने के लिए, आप लेके आ गए थे लाल रंग की चूड़ी। तो बीवी गुस्सा से क्या हो गई? लाल हो गई। तो बीवी क्या हो गई? बीवी लाल हो गई, गुस्सा से लाल हो गई। फिर वो अपने आपको थप्पड़ जब जड़ दिया तो बी के थापड़। तो बी के थापड़ और बीवी लाल, काली बंगा। काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? भू राजस्व क्या है? तो टैक्स, भूमि पे लगने वाला टैक्स। तो भूमि पे लगने वाला टैक्स को बोलते भू राजस्व। तो 1/6 भाग लग जाता था। जितना भी आपका उपजता था अन्न, उसका 1/6 वो ले लेता था टैक्स के रूप में। 195 नंबर, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। किससे? तमिलनाडु के इतिहास से है। 196 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको मालूम है कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, सूक्त 1028 है, उपनिषद 108 है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को खुश करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद यजुर्वेद है, कर्म कांड की चर्चा है। सामवेद है, संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद है, जिसे जादू टोना वशीकरण का चर्चा है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। किसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है? तो वो अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 197, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? क्या बोला है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था, कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक तो सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद अशोक का आया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तब ना अशोक आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले आ गया, फिर अशोक 2 नंबर पे आ गया। फिर अशोक का कलिंग विजय। आपको मालूम है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में। तो पहले उनका राज्याभिषेक किया गया होगा, पहले राजा बने होंगे तब न युद्ध करेंगे। तो 1 नंबर पे तो चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, क्योंकि सबसे पहले राज्याभिषेक मतलब राजा बनना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक में राजा कौन बनेगा पहले? तो बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अशोक के दादाजी है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले आएंगे, फिर अशोक बनेंगे। और जब अशोक राजा बनेंगे तो वो कलिंग का युद्ध लड़ेंगे 261 बीसी में। फिर उसके बाद मेगा अस्तनीज का भारत आगमन होगा। आपको मालूम है कि मेगा अस्तनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगा अस्तनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा अस्तनीज, सबसे लास्ट में वही आएगा। 198, महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो हो गया कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। 199 नंबर, कौन जनपद है जो 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? आपको मालूम है कि उस समय कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। कितने महाजनपद थे टोटल के? लिखिएगा महाजनपद। महाजनपद, ये महाजनपद क्या है? जैसे आज के टाइम में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप कहते हैं कि 28 गो राज्य है। तो उस जमाने में राज्य नहीं होता था, महाजनपद होता था। तो एक तरह से अभी के समय में राज्य है
और उस जमाने में महाजनपद होता था। तो उस जमाने में महाजनपद कितना था? तो टोटल 16 गो महाजनपद था। कितना महाजनपद था? 16 गो महाजनपद था, यानी 16 गो राज्य था। और उस 16 के 16 राज्य में जो सबसे पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। कौन था? ये 16 के 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध था। मगध जो कि बिहार का है। तो बिहार में ऐसा कै गो महाजनपद था? तो 3 गो। अपना बिहार में कै गो? अपना बिहार में कै गो महाजनपद था? 16 गो में 3 गो था। अपना बिहार में कै गो? 3 गो। कहेगा कौन कौन? तो एक था बज्जी। एक क्या था? बज्जी। बज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली था। बज्जी का राजधानी क्या था? वैशाली। तो परीक्षा में पूछता है, जैसे आज कैसे बोलते हैं कि बिहार की राजधानी पटना बोलते हैं ना, असम की राजधानी दिसपुर बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर बोलते हैं ना, उसी प्रकार यही परीक्षा में आता है। पहले तो यही पूछा जाएगा, जैसे अभी पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य है, तो आप बोलते हैं 28 राज्य है। फिर सामने वाला बोलता है कि बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप कहते हैं पटना में है। उसी प्रकार उस समय पूछा जाएगा कि महाजनपद कितने थे, तो आप बोलिएगा 16 था। फिर बोलेगा बज्जी की राजधानी क्या था, तो बज्जी की राजधानी वैशाली था, जो कि बिहार का है। तो बिहार में टोटल कै गो था? 3 गो। तो बज्जी की राजधानी वैशाली। एक था क्या? राजगिरी, पाटलिपुत्र, है ना। एगो बज्जी हो गया। राजगिरी का राजधानी मगध। राजगिरी, राजगिरी की राजधानी क्या था? मगध था। बज्जी वैशाली, राजगिरी। एगो था अंग, अंग की राजधानी चंपा। एगो अंग था, अंग की राजधानी क्या था? चंपा। ये भागलपुर वाला इलाका पड़ता है, वो था। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बज्जी वैशाली, राजगिरी मगध, है ना। राजगिरी मगध, मगध की राजधानी मगध महाजनपद है, उल्टी लिख दिए हैं, मगध महाजनपद है। इधर देखो मगध, इसका राजधानी राजगिरी। तो बिहार में टोटल कै गो महाजनपद? तो आप कहिएगा 3 गो। कौन कौन? तो बज्जी वैशाली, मगध, राजगिरी, अंग, चंपा। अब बाकी 16 के 16 महाजनपद के लिए हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। हम आपको बोले थे कि जैन धर्म में 24 गो तीर्थंकर बने। पहला तीर्थंकर कौन बना था? तो ऋषभदेव। उसका प्रतीक चिन्ह वृषभ था, जो सार था। दूसरा अजीतनाथ था, हाथी प्रतीक चिन्ह है। तीसरा कौन था? तो आपका संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथा कौन था? अभिनंदन, प्रतीक चिन्ह बंदर। फिर आपका पूछे थे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमि थे, जिसका प्रतीक चिन्ह शंख था। फिर जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ था, जिसका प्रतीक चिन्ह सांप था। फिर जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 201 नंबर, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जो जंगलवासी थे ना, जो जंगल में रहता था, उसे निषाद बोलते थे। निषाद, क्या बोलते थे? निषाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 202 नंबर, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन, उत्खनन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1950 से 1952। 1950 से 1952। 203 नंबर है, इनमें से कौन सी वस्तु हड़प्पा सबस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो हुआ था ताम्र का शीशा। आगे 204 नंबर, बौद्ध धर्म में उपदेश देते हुए भाषा का प्रयोग। तो बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? पाली भाषा था, लेकिन जैन धर्म का प्राकृत भाषा था। नोट कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म का पाली और जैन धर्म का प्राकृत।
205 नंबर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? यानी मौर्य वंश के कौन से स्तंभ था? स्तंभ का एक तो मूर्ति, तो कौन सा मूर्ति में हाथी का विशाल स्थान था? तो वो था संकीसा स्तंभ। देखो पहला ऑप्शन में मौर्य वंश में अगर सारनाथ की बात करिएगा ना, ऐसे सारनाथ की बात करिएगा, सारनाथ की बात करिएगा तो इस पर सिंह का ही छाप था। किसका? सिंह का, सारनाथ का सिंह था। लेकिन अगर बोलेगा, दूसरा ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये ऑप्शन नंबर 2 लिख रहे हैं हम। ये ऑप्शन पहला था, ये ऑप्शन दूसरा था। तो सारनाथ पर सिंह का छाप है, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ में ये मोर का छाप है। किसका? मोर का। और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संकीसा स्तंभ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संकीसा स्तंभ लिखा हुआ है। इसी पर हाथी का छाप था। किसका? हाथी का। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे हाथी ने पूछा है तो हाथी। लेकिन ये भी दो याद रखिएगा कि सारनाथ पर सिंह और लौरिया नंदनगढ़ पे मोर था, तो ये भी याद रखना है आपको। 206 नंबर में आई, कौन सी पुस्तक है जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो वो कौन सा पुस्तक है? वो था दिव्यावादान, दिव्यावादान, याद कर लीजिए। 207 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो कितने शासकों का जिक्र किया गया है इलाहाबाद स्तंभ की 21 पंक्ति में? तो इसका आंसर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या वो था। 207 नंबर सवाल है ना, तो 207 नंबर का 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, यानी 4 यानी 9 हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9, याद कर लीजिए ना इसको। 208 नंबर, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त, गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त का मतलब है गुप्त काल के बाद। आप बताइए, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो गुप्त क्या बोला है सवाल 208 नंबर, किसने तर्क दिया, मतलब अपना कथन दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त, उत्तरोत्तर गुप्त का है तो गुप्त के बाद वाला काल धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखता है, यानी अर्थव्यवस्था का पतन मतलब समाप्त दिखता है। तो वो आर.एस. शर्मा बोला था। कौन बोला था? आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा का कहना था कि गुप्त यानी उत्तरोत्तर गुप्त के बाद जो अर्थव्यवस्था था ना, वो पतन की तरफ बढ़ने लगा, यानी पैसा कौड़ी घटने लगा। 209 नंबर में देखिए, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो कायस्थ थे। कायस्थ नहीं पता है? कायस्थ जाति होता है, ब्राह्मण, राजमुखिया, राजपूत और मुसलमान अधिकारी। तो 209 का भी आंसर हमको देखना पड़ेगा। तो 209 नंबर का आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यानी ब्राह्मण। सिंपल बात है, ब्राह्मण को ही तो दान देते हैं, तो ब्राह्मण को शाही दरबार से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहा दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। लेकिन परीक्षा में आएगा कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि पहला उपदेश कहा तो सारनाथ, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहा तो श्रावस्ती में। इसको नोट कर लेना है। 211 नंबर, गौतम बुद्ध को कहा ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। आगे 212 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? वही बिंबिसार, जिसका पुत्र था अजातशत्रु, उन्होंने गद्दी के लिए पिताजी का हत्या कर दिया था। 213 नंबर, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो अंतिम उपदेश वही ना देंगे जहां मरेंगे। तो गौतम बुद्ध मरे कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो पहला अंतिम उपदेश कहाँ देंगे? कुशीनगर में देंगे। भाई अंतिम उपदेश, पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए, और अंतिम उपदेश कहाँ देगा? जहां अभी मरेगा।
वही तो देगा। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मरे तो वहीं पे अंतिम उपदेश दिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो 214 का ए हो जाएगा। आइए 215 के तरफ। 215 में बोला है कि नव नालंदा महाविहार, कितना बार आया है प्रश्न? पाली अनुसंधान के लिए। 216 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कितना बार आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, ये कोई शक वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर लगाते रहिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। 217 नंबर, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो अशोक का शिलालेख प्राकृत भाषा था। अशोक का जो शिलालेख था ना, शिलालेख समझते हो ना भाई, रोड सड़क बनता है तो बोर्ड लगाते हैं ना, उसी प्रकार अशोक ने भी कहीं कहीं शिलालेख छपवाया था, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी पढ़ के जान सके कि यहाँ पे क्या चलता था। तो प्राकृत हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा में। 218 सवाल का आंसर हो गया। 218 बोला है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला। जलाशय का है तो कुआं, तो कुआं का धौलावीरा में। 219 नंबर, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? मौर्य के अंतर्गत यानी मौर्य वंश के अंतर्गत भौतिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कराने में प्रशासक भी हेल्प करता था, व्यापारी भी करता था, बौद्ध साधु भी करता था, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 220 नंबर, आर्यों का मूल स्थान क्या था? आर्य जो लोग थे, जो आर्य समाज का जो लोग था आर्य का, वो अफ्रीका माइनर का था कि एशिया माइनर? तो एशिया माइनर का था। किसका? एशिया माइनर का। आर्य जो लोग थे वो कहाँ का मूल निवासी था? मूल निवासी समझते हो? जहां वो पैदा लिया उसको बोलते मूल निवासी। तो आर्य जो जाति थे वो उनका मूल निवासी एशिया माइनर था। 221 नंबर सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति को मिला है। प्रजापति को मिला है। 222 नंबर में, चोल काल में, यानी जब चोल काल था, यानी चोल वंश का जब समय था, तो ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलता था? जब चोल वंश का राज था तो उस समय ब्राह्मण को जो भूमि दान देते थे उसको हम क्या कहते थे? बताइए, उसको हम क्या कहते थे? तब ब्रह्मदेव कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेव कहते थे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। 224 नंबर, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? जो कौटिल्य थे, जिसे अर्थशास्त्र के जनक बोलते हैं, वो अर्थशास्त्र यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल थे। कहाँ का? पाटलिपुत्र का कि तक्षशिला का कि नालंदा का? तो जवाब दीजिए। तो वो थे तक्षशिला का, क्योंकि भारत का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। तो तक्षशिला का ये प्रधानाध्यापक थे। 225 नंबर, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो वो विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी, विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो मेरे बुक में 225 गो क्वेश्चन है। अब नया वाला बुक में 231 गो है, तो 6 गो प्रश्न मेरे पास नहीं है, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास पुराना बुक है 6300 प्लस वाला। अब नया बुक आया है 6900 प्लस वाला। तो आखिरी के 6 प्रश्न का रिवीजन हम नहीं करा पा रहे हैं। आप लोग आंसर देख के टिक मार के याद कर लीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कल से मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। कल से क्या शुरू करेंगे? जैसे मेरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर गया, अब इसका रिवीजन कराते रहेंगे, लेकिन कल शुरू हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। क्या शुरू होगा? मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सिलेक्शन एक न एक दिन आपके पास चल के खुद आ जाएगा। चलिए।